नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। मिड डे न्यूज में आप सभी का स्वागत है। केरल यूडीएफ के सांसदों ने विजय चौक पर सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के विरोध में प्रदर्शन किया है। इस दौरान पुलिस के साथ उनकी धक्का मुक्की हुई। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा केरल के सांसद शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे और इसी दौरान पुलिस ने हमारे साथ हाथापाई की। ये बेहद शर्मनाक है। 10 से 12 सांसद उस दौरान वहां पर मौजूद थे। और वहीं केरल के सीएम पी विजयन ने भी आज पीएम मोदी से मुलाकात की है। बताते चलें कि केरल में इन दिनों सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की चर्चा है। केरल सरकार सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट लाने की तैयारी कर रही है। राज्य में सरकार का दावा है कि ये प्रोजेक्ट केरल के 2 छोरों को जोड़ने का काम करेगा। एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ने का काम इसके द्वारा किया जाएगा। लेकिन 64,000 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्रोजेक्ट के खिलाफ राज्य में बीजेपी और कांग्रेस समेत कई दलों का प्रदर्शन लगातार जारी है। इस प्रोजेक्ट को लेकर केरल सरकार ने कई दावे किए हैं, जिस पर राजनीतिक दलों के जो नेता हैं वो सवाल उठाने लगे हैं। सवालों के साथ राज्य में उनका विरोध प्रदर्शन जारी है। केरल सरकार का कहना है कि राज्य में हाईवे पर ट्रैफिक बढ़ रहा है। इस ट्रैफिक से राहत देने और केरल के दक्षिण और उत्तर छोर को जोड़ने के लिए प्रोजेक्ट को लाया जा रहा है। केरल सरकार और रेल मंत्रालय मिलकर तिरुवनंतपुरम से कासरगोड के बीच 529.45 किलोमीटर लंबा सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की तैयारी में है। रेलवे बोर्ड ने इस प्रोजेक्ट को 17 दिसंबर 2019 को सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। बढ़ते आगे, 5 राज्यों में हुए हालिया विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार और उसके बाद G23 के वरिष्ठ नेताओं द्वारा दोषारोपण के बाद सोनिया गांधी फिर सक्रिय हो गई हैं। कांग्रेस में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। देश की सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा समय तक सत्ता में रही पार्टी की लगातार हार और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पर उठ रहे सवालों के बीच सोनिया गांधी अब एक्शन में आ गई हैं। उन्होंने सक्रिय होकर पहले G23 के नेताओं से चर्चा की, फिर अब उथल पुथल भरे माहौल के बीच पार्टी के सभी महासचिवों की बैठक 26 मार्च को बुलाई गई है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में हार के बाद से कांग्रेस पार्टी में उथल पुथल का माहौल है। एक तरफ G23 नेताओं का संगठन फिर से नेतृत्व बदलने की मांग कर रहा है, तो कुछ नेताओं ने तो सीधे तौर पर कांग्रेस की कमान गांधी परिवार से लेकर किसी और को देने की मांग की जा रही है। लेकिन इन सभी के बीच पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी हालात पर नजर बनाए हुए हैं और उन्होंने पार्टी नेताओं से मौजूदा हालात को लेकर एक बैठक करने को भी कहा है। 26 मार्च को होने वाली बैठक में पार्टी के सभी महासचिवों की मीटिंग में मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है और इस मीटिंग की अध्यक्षता कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल करेंगे। ये मीटिंग 26 मार्च को पार्टी मुख्यालय पर होगी। जानकारी के मुताबिक इस मीटिंग में सभी महासचिव और प्रदेश प्रभारी भी शामिल होंगे। बताते चले कि 5 राज्यों में हुई पार्टी की हार के बाद से कांग्रेस में तगड़ा घमासान मचा हुआ है। G23 नेताओं की तरफ से लगातार नेतृत्व बदलने की मांग की जा रही है। नेताओं में कपिल सिब्बल ने सीधे तौर पर गांधी परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कपिल सिब्बल कांग्रेस के अन्य नेताओं के निशाने पर भी आ गए हैं, तो उनका साफ तौर पर कह सकते हैं कि यही मानना और कहना है कि अब कांग्रेस की कमान गांधी परिवार के हाथों से लेकर किसी और को दे देनी चाहिए। और हार के बाद कांग्रेस में लगातार मंथन का दौर जारी है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, उसके नतीजे आए और नतीजों में हमने देखा कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। पंजाब में जो हशर हुआ वो भी सबके सामने रहा कि किस तरह से आम आदमी पार्टी ने वहां पर बढ़त बनाई और पंजाब की जनता का सरोकार रखते हुए तमाम जो वायदे किए थे उन वायदों पर खरा उतरने की कोशिश जो उनकी थी वो कह सकते हैं कि सफल हुई है और वहां पर कांग्रेस पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। और इसी को देखते हुए अब 26 मार्च को कांग्रेस की तरफ से महासचिवों की बैठक बुलाई गई है। कह सकते हैं कि चुनावी हार के बाद अब कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी एक्शन मोड में नजर आ रही है। G23 के नेताओं से भी मिलकर उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कवायद लगातार कांग्रेस की तरफ से जारी है, क्योंकि G23 के जो नेता हैं वो भी स्वर मुखर किए हुए हैं। कपिल सिब्बल उनमें से एक हैं जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आपको कांग्रेस पार्टी की कमान अब गांधी परिवार से लेकर किसी और के हाथ में सौंप देनी चाहिए, जिसके चलते वो कांग्रेस पार्टी के अन्य नेताओं के भी निशाने पर अब आ गए हैं।
आपको बता दें कि एक तरफ तो 5 राज्यों में नतीजों के बाद जिस तरह से कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद कांग्रेस में मंथन का दौर तो लगातार जारी ही है। ऐसे में सोनिया गांधी की तरफ से तमाम अलग अलग बड़े चेहरों को यह जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी कि हार के आखिर क्या कारण रहे, उस पर समीक्षा की जाए, मंथन किया जाए और एक विस्तृत रिपोर्ट उन्हें सौंपी जाए। और उसके बाद अब 26 तारीख को सभी महासचिवों की बैठक कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुलाई है। तो 26 मार्च को कांग्रेस महासचिवों की बैठक होगी। मंथन का दौर पार्टी में लगातार जारी है और कोशिश यही है कि किस तरह से अब सभी को एकजुट किया जा सके, क्योंकि अब कह सकते हैं कि जो अंदर की कला है, अंतर कला है, वो अब सभी के सामने खुलकर आने लगी है। पार्टी के खुद ही के नेता बगावत करने लगे हैं। कपिल सिब्बल की अगर हम बात करें तो कपिल सिब्बल भी अपने स्वर मुखर करते हुए इस बात को कह चुके हैं साफ तौर पर कि परिवार से ये जो बागडोर सौंपी हुई है उन्हें पार्टी की, वो किसी और के हाथ में सौंपनी चाहिए, किसी और पर भरोसा जताना चाहिए, जिसके चलते अब वो कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। बढ़ते आगे, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सभी लोकसभा सांसदों को आज सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है। लोकसभा में आज कई मंत्रालयों के लिए अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान होना है। 2022 से 23 के केंद्रीय बजट के लिए बकाया अनुदान को लेकर भी लोकसभा में मतदान किया जाएगा। लोकसभा में आज 2022-23 के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, बंदरगाह और जलमार्ग मंत्रालय और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के लिए अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान होना है। इसके अलावा 2022-23 के केंद्रीय बजट के लिए बकाया अनुदान को लेकर भी लोकसभा में मतदान किया जाएगा। तो आपको बता दें कि व्हिप जारी किया गया है। बीजेपी की तरफ से अपने तमाम सांसदों को सदन में उपस्थित रहने के निर्देश जारी किए गए हैं, बीजेपी की तरफ से अपने सांसदों को। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए एफएम न्यूज के कार्यकारी संपादक अक्षय राय का रुख कर लेते हैं। अक्षय जी, आज सदन में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं सभी सांसदों को बीजेपी की तरफ से। क्या माना जाए कि किस तरह के बिल को लाने की कोशिश में है बीजेपी? देखिए, बीजेपी ने व्हिप तो जारी किया है और सभी सांसदों को बोला है, लेकिन साफ तौर पर है कि बीजेपी चाहती है कि स्ट्रॉन्ग तरीके से जो अपोजिशन आवाज उठाने की कोशिश कर रहा है, कम से कम संसदीय दल के जरिए वो बेहतर तरीके से समन्वय बना सके। हालांकि कुछ सांसद अनुपस्थित रह सकते हैं। ये कहा जा रहा है कि खास करके राज्यसभा के जो सांसद हैं वो इसमें शामिल नहीं हो पा रहे हैं। बहुत लेट व्हिप जारी किया गया है। लेकिन एक चीज जो सबसे बड़ी चीज आ रही है कि पीएम मोदी चाहते हैं कि जो आवाज है वो संसद में दबनी नहीं चाहिए, और विपक्ष लगातार हमलावर रहा है, खास करके जो किसान बिल को लेकर के रही है। वो कहा जा रहा है कि एक बार फिर से वापस रिशेड्यूल किया जा सकता है। हालांकि अभी सिर्फ कयास है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी चाहती है कि जो टेबल्ड किया गया है एससी सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो पैनल गठित किया गया था, उसने अपनी रिपोर्ट जो सबमिट की है उसमें साफ तौर पर बताया गया है कि जो किसान संगठन है या किसान नेता है, अधिकतर ने माना है कि किसान बिल में कोई कमी नहीं थी। उसको लेकर के कयास लग रहे हैं कि एक बार फिर से रिशेड्यूल किया जा सकता है। हालांकि अभी डिटेल बातें सामने नहीं आई हैं, लेकिन कई ऐसे विधेयक हैं जो कि बीजेपी चाहती है कि इस बार पारित कराया जा सके, और क्योंकि 6 अप्रैल तक ये संसद सत्र माना जा रहा है कि चलेगा, तो उसमें कई विधेयक ऐसे हैं जो कि इस बार बीजेपी चाहती है कि उसको स्ट्रॉन्ग तरीके से रहा जाए। खास करके जो चुनावी राज्य रहे हैं अभी, उसमें कई ऐसे विधेयक हैं जो कि पेंडिंग पड़े हुए हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में
कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं, उसको लेकर के विधेयक लाने की बात कही जा रही है। इसके अलावा जो चुनाव होने हैं आने वाले समय में, उसमें भी कई विधेयक अभी नहीं पूरे हो पाए हैं, और उस पर भी चर्चा की संभावना जताई जा रही है। तो कह सकते हैं कि किसान विधेयक अगर ये हुआ, रिशेड्यूल किया गया या फिर उसको टेबल पर लाया गया, तो ये विपक्ष के लिए बड़ा झटका होगा, और मोदी सरकार चाहती है कि उसको एक बार फिर से रिवाइज करने की कोशिश की जाए। इसके मद्देनजर ये भी मानी जा रही है। ठीक है अक्षय। तो आपने बताया कि कई ऐसे विधेयक हैं जो लंबित भी पड़े हैं या जिन्हें सदन में लाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जाएगी, लेकिन ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि व्हिप हमने देखा है पहले भी कभी जब बीजेपी की तरफ से जारी किया गया अपने सांसदों को तो हमेशा कुछ बड़ा निकलकर सामने आया। तो इस बार किस तरह का कुछ बड़ा होने का अंदेशा या संभावना? देखिए, मैंने कहा ना कि कई ऐसे विधेयक हैं जो कि बीजेपी इस बार पास कराने की कोशिश कर रही है। ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में जो फूड सिक्योरिटी बिल है उसको बेहतर तरीके से किया जाएगा। ये माना जा रहा है कि सरकार बढ़ा भी सकती है। जो योजनाएं चल रही हैं, जो अनाज गरीबों को दिया जा रहा है, उसको बढ़ाने की बात कही जा सकती है। इसके अलावा जो टोल टैक्स की बात अभी कुछ दिन पहले नितिन गडकरी ने की थी कि 61 किलोमीटर के बाद तक अगर टोल प्लाजा है तो उसमें टोल टैक्स नहीं रहेंगे, उस पर भी चर्चा की जा सकती है। इसके अलावा जो किसान विधेयक का मैंने कहा कि वो रिशेड्यूल किया जा सकता है। जी जी। ऐसी कुछ चीजें हैं जो कि बीजेपी के दिमाग में है। इसके अलावा जो अभी कुछ दिन पहले जो यूनियन टेरिटरी के रूप में लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग अलग किया गया था, वहां पर परसिमन की बात कही जा रही है कि परसिमन उसका होना है, और वहां के जो सरकार ने उसको अनुमति ही मांगी है। चुनाव आयोग ने कह दिया है कि परमिशन उसे परसिमन उसका किया जाना है। उसको लेकर के भी टेबल किया जा सकता है उस विधेयक को। तो साफ तौर पर है कि कम से कम 5 से 7 ऐसे विधेयक है जिस पर की मोदी सरकार की नजर रहने वाली है, और पीएम मोदी चाहते हैं कि वो हर हालत में उन विधेयकों को सदन से पारित कराया जा सके ताकि स्ट्रॉन्ग तरीके से सरकार आगे बढ़ सके। इसके अलावा कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य को लेकर के मोदी सरकार गंभीर है। वो जो योजनाएं चल रही हैं उसमें कई राज्यों में उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है, और उसको सख्ती से उसको पारित कराया जा सके। सरकार जब विधेयक पेश कर देगी तो उसको सभी राज्यों को फॉलो करना होगा, उसको लेकर के भी चर्चा चल रही है। और पीएम मोदी ने जब सांसदों की बैठक की थी, जो बीजेपी संसदीय दल है उसकी जो बैठक की थी, तो उसमें कहा था कि सभी सांसदों को 100% सुनिश्चित करना चाहिए कि वो सदन में उपस्थित हों। ऐसे अगर सांसद उपस्थित नहीं रहेंगे तो फिर आने वाले समय में सरकार के लिए चुनौतियां बिल्कुल। तो ऐसे में अब कहा जा रहा है कि सभी सांसदों को सुनिश्चित किया जा रहा है कि वो कम से कम 100% अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके, सदन में उपस्थित रह सके, ताकि जो विधेयक पुराने लटके पड़े हैं उनको राज्यसभा और लोकसभा से पारित कराया जा सके। ठीक है अक्षय जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक के रिश्वत की पेशकश वाले आरोपों की अब सीबीआई जांच होगी। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने खुद पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई से मामले की जांच कराने की सिफारिश की है। बताते चलें कि सत्यपाल मलिक ने आरोप लगाया था कि जब वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे तब संघ और बड़े औद्योगिक घरानों की फाइलें क्लियर करने के बदले उन्हें 300 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया था। हालांकि उन्होंने पैसे लेने से इनकार किया और डील्स को रद्द कर दिया था। सत्यपाल मलिक ने कहा था कि जब वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल बने तब उनके पास 2 फाइलें आई थी। एक फाइल में अंबानी शामिल थे जबकि दूसरी फाइल में आरएसएस के एक बड़े अफसर और महबूबा सरकार में मंत्री से जुड़ी हुई थी। ये नेता खुद को पीएम मोदी के करीबी बताते थे। राज्यपाल ने कहा था कि जिन विभागों की ये फाइलें थी उनके सचिवों ने उन्हें बताया था कि
इन फाइल्स में घपला है और सचिवों ने उन्हें यह भी बताया कि इन दोनों फाइल्स में उन्हें 150 करोड़ यानी 150 करोड़ रुपए मिल सकते हैं, लेकिन उन्होंने इन दोनों फाइल से जुड़ी डील को रद्द कर दिया था। बताते चले कि मौजूदा समय में सत्यपाल मलिक फिलहाल मेघालय के राज्यपाल हैं। सत्यपाल मलिक ने कहा था कि मैं दोनों फाइल्स को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने गया। मैंने उन्हें बताया कि इस फाइल में घपला है, ये लोग इनमें इन्वॉल्व हैं, ये आपका नाम लेते हैं, आप बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने उनसे कहा कि फाइल्स को पास नहीं करूंगा, अगर करवाना है तो मैं पद छोड़ देता हूं, दूसरे से करवा लीजिए, मैं प्रधानमंत्री की तारीफ करूंगा। उन्होंने मुझसे कहा कि सत्यपाल, करप्शन पर कोई समझौता नहीं करने की जरूरत। उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत के बाद योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ सरकार की शपथ समारोह लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्रियों समेत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। इस बाबत उत्तर प्रदेश के मनोनीत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर राज्य में सरकार गठन को लेकर चर्चा की थी। इस क्रम में आज बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायकों की एक और बैठक है। इसमें विधायक दल औपचारिक रूप से अपना नेता चुनेगा। बताते चले कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को राज्य में सरकार गठन की प्रक्रिया के लिए पार्टी पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। इस बैठक में अमित शाह के साथ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की विजय के बाद मुख्यमंत्री के लिए योगी आदित्यनाथ का नाम शुरुआत से ही तय था, लेकिन राज्य में उप मुख्यमंत्री पद के लिए सस्पेंस जारी है। माना जा रहा है कि विधायक दल की बैठक में पार्टी उप मुख्यमंत्री पद के लिए भी नाम तय करेगी। सूत्रों की माने तो इस संबंध में कई नाम सामने आए हैं, जिनमें सिराथू विधानसभा सीट से चुनाव हार चुके केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, बेबी रानी मौर्य, ब्रिजेश पाठक, स्वतंत्र देव सिंह और एके शर्मा शामिल हैं। लेकिन किसके नाम पर आखिरी मोहर लगेगी, इसका पता आज होने वाली विधायक दल की बैठक के बाद चलेगा। लेकिन बीजेपी योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह को ऐतिहासिक बनाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती। तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज शाम बैठक होनी है विधायक दल की, जिसमें विधायक दल अपना नेता चुनेगा। कर्नाटक हिजाब मामले पर तुरंत सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल करने वाली छात्राओं की तरफ से वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत ने कहा, हाईकोर्ट के आदेश के चलते परीक्षा में समस्या आ रही है। वहीं चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले का परीक्षा से कोई संबंध नहीं है। कर्नाटक हाईकोर्ट के हिजाब पहनने की अनुमति देने वाली छात्राओं की याचिका खारिज किए जाने के बाद कई मुस्लिम छात्राओं ने परीक्षा में शामिल होने से इंकार कर दिया था। इस पर कर्नाटक के प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने कहा था कि जो छात्राएं परीक्षा में शामिल नहीं होंगी उनके लिए दोबारा परीक्षा आयोजित नहीं कराई जाएगी। परीक्षा में गैर हाजिर रहने वाले छात्रों के लिए इस तरह का कोई भी नियम नहीं है। नागेश ने कहा कि अदालत ने जो भी कहा हम उसका पालन करेंगे। परीक्षा में गैर हाजिर रहना अहम फैक्टर होगा, कारण नहीं। चाहे वो हिजाब विवाद, तबीयत खराब, उपस्थित रहने में असमर्थता हो या परीक्षा के लिए पूरी तैयारी नहीं होने की वजह से हो। अंतिम परीक्षा में गैर हाजिर रहने का मतलब है एब्सेंट रहना और दोबारा परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। एक तरफ जहां बिहार के सीएम नीतीश कुमार अक्सर शराब को लेकर सख्ती की बात करते हैं, तो वहीं बिहार में जारी शराबबंदी कानून को लेकर अक्सर उनकी सरकार में साझेदारी पर सवाल उठते रहे हैं। बिहार के पूर्व सीएम और हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने शराब नीति को लेकर क्या कुछ कहा है, वो आपको सुनवाते हैं। देखिए, इस पर बहुत बातें हमने कह दी है, अब बात कहने से कोई औचित्य नहीं मेरा है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसको देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं। हमको जो उनको कहना था कह दिया है कि ये जो शराब नीति आपकी है उसके कोई जो गलतियां हैं और जो उससे कुछ बातें निकल रही उसके चलते ये सब कारण हो रहा है। अब उसको वो कैजुअल मृत्यु बतावें, खाना में कोई कमी के चलते बतावें या दारू पीने में बतावें, वो तो जांच का विषय है, जांच होगी। लेकिन ये सच्चाई है कि शराब नीति के चलते गरीब तबके के लोग थोड़ा सा संत्रस्त हैं और शराब बनने की जो प्रक्रिया पहले थी 1 सप्ताह लगता था बनाने में, अब बेचने के नाम पर चोरी से छुपे से बनाते हैं। 2 घंटा में नौसादर है, यूरिया खाद है,
या जानवर को जो दूध पिलाने के लिए लोग दवा देते हैं, सो मिला करके लोग बनाते हैं। जाहिर सी बात है कि वो विष है और उसका एक ही कारण है कि शराब मिलने में दिक्कत होती है, इसलिए शराब पीने के नाम पर लोग अपना वैसा काम करते हैं। आज हम सबसे पूछ रहे हैं, एक बात अच्छी हुई है कि शराब पी करके सड़क पर कोई नहीं आया है, हम इसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन कोई भी आदमी जो पीता है शराब वो वंचित नहीं है। विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी को तगड़ा झटका लगा है। उनकी पार्टी के 3 विधायकों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। वीआईपी टिकट पर जीते 3 विधायक राजू सिंह, सुवर्णा सिंह और मिश्री लाल यादव ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और इससे पहले तीनों विधायकों ने वीआईपी के उम्मीदवार के बजाय बीजेपी प्रत्याशी को बोचहा विधानसभा उपचुनाव में अपना समर्थन दिया था और इस संबंध में अपना समर्थन पत्र बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा को सौंपा था। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी की पार्टी का शिरकत करना बीजेपी को रास नहीं आया और इसीलिए बोचहा विधानसभा के लिए हो रहे उपचुनाव में बीजेपी ने अपना उम्मीदवार खड़ा करने का फैसला किया। बुधवार को बीजेपी के उम्मीदवार बेबी कुमारी ने पर्चा दाखिल किया और इसके बाद वीआईपी के उम्मीदवार के रूप में गीता देवी ने अपना नामांकन दाखिल किया। इसके बाद से राजनीतिक सरगर्मियां शुरू हो गई और तीनों विधायकों ने पार्टी के उम्मीदवार के बजाय बीजेपी को समर्थन देने का फैसला किया। विधानसभा अध्यक्ष को अपना समर्थन का पत्र दिया। मुकेश सहनी की पार्टी अब बिना विधायकों की बन गई है। अब मुकेश सहनी का मंत्री पद भी खतरे में पड़ सकता है। बताते चले कि 30 जून को मुकेश सहनी की विधान परिषद की सदस्यता की अवधि खत्म हो रही है। देश भर में कोरोना वायरस के नए मामलों में कल के मुकाबले आज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बीते 24 घंटों में कोरोना के 1938 नए मामले सामने आए। कोरोना के कारण 67 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हालांकि बीते 24 घंटों के दौरान 2542 लोगों ने कोरोना को मात दी है। देश भर में एक्टिव केसेस की संख्या 22,427 है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई भी लगातार जारी है। देश भर में अब तक 181,79,15,234 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भारत के कड़े स्टैंड के बाद चीन के विदेश मंत्री वांग यी का भारत दौरा खटाई में पड़ता दिखाई दे रहा है। जानकारी मिली थी कि चीन की तरफ से खुद उनके विदेश मंत्री के भारत दौरे का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन भारत के कड़े रुख ने चीन को बड़ा संदेश दिया है। चीनी विदेशी मंत्री को गुरुवार यानी आज या फिर शुक्रवार को भारत आना था, लेकिन इसके अब कोई आसार दिख नहीं रहे और इस बीच तालिबान की तरफ से जानकारी दी गई है कि वांग यी काबुल पहुंच गए हैं। ये उनका पहला अफगान दौरा है। वांग यी OIC की मीटिंग में शामिल होने के लिए पाकिस्तान गए थे। स्पेशल गेस्ट के रूप में ये उनका 2 दिन का दौरा था और इसके बाद 25 मार्च से 27 मार्च के बीच उन्हें नेपाल जाना है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान और नेपाल दौरे के बीच चीनी विदेश मंत्री को भारत आना था, लेकिन अब तक इस पर कोई साफ जानकारी सरकार या चीन की तरफ से नहीं दी गई है। बताते चले कि चीनी विदेश मंत्री अगर भारत आते तो ये बड़ा दौरा माना जाता, लेकिन अभी तक स्पष्ट रूप से इसकी जानकारी मिल नहीं पाई है। बढ़ते आगे, रूस यूक्रेन के बीच युद्ध का आज 1 महीना पूरा हो चुका है और आज ही के दिन 24 फरवरी को रूस की रेड आर्मी यूक्रेन में घुसी थी, लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद भी रूस यूक्रेन को झुका नहीं पाया। अब संयुक्त राष्ट्र परिषद में मिली हार ने भी रूस का मनोबल तोड़ दिया है। देर रात हुई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इसी बैठक में रूस को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। रूस ने यूक्रेन में मानवीय मदद के लिए प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन बिना इसी वजह को बताए और इसी वजह से प्रस्ताव पर 15 में से 13 देशों ने वोट नहीं डाले। इसमें भारत भी शामिल था। प्रस्ताव के समर्थन में सिर्फ रूस और चीन ने वोट किया। संयुक्त राष्ट्र में रूस के प्रस्ताव पर वोट नहीं देकर भारत ने फिर साबित किया कि हम यूक्रेन युद्ध पर तटस्थ हैं, ना किसी के साथ ना किसी के खिलाफ। इससे पहले भी पश्चिमी देशों की तरफ से रूस के खिलाफ लाए गए निंदा प्रस्ताव पर भी भारत ने यही रुख अपनाया था, जिसे लेकर कई नाटो देश सवाल उठा रहे थे। मिड डे न्यूज में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ। नमस्कार।